पीके साइंस स्टार एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो कार्यपालिका का मुख्य वैधानिक हेड होता है। अगर इसका वास्तविक प्रधान पूछा जाए, वास्तविक हेड पूछा जाए तो वह होता है प्रधानमंत्री। तो बिना कोई समय गवाए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना कॉन्सेप्ट है कार्यपालिका। अनुच्छेद 53 के अनुसार कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और संघीय कार्यपालिका निम्न से मिलकर बनेगी। किन किन से मिलकर बनेगी ये देखो। इसमें होगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व भारत का महान्यायवादी। कार्यपालिका का जो वैधानिक प्रधान होता है वह होता है राष्ट्रपति। हम आज राष्ट्रपति के बारे में ही चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा ये देख लो, जो संघीय जो कार्यपालिका होती है इसका जो निर्माण किन किन से मिलकर होता है। तो उसका जो वैधानिक हेड होता है वो होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और जो वास्तविक प्रधान है वह होता है प्रधानमंत्री, और उसकी मंत्रिपरिषद भारत का महान्यायवादी। इनसे मिलकर ही बनती है संघीय कार्यपालिका। और आज हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, उसके बारे में अपने चर्चा कर लेते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। पहले हम राष्ट्रपति से संबंधित मुख्य अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे और इसकी जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति की वो अलग भाग में हम समझाने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 52 अर्थात 52, इसमें राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति का जो पद का वर्णन है वह अनुच्छेद 52 में किया गया है। अनुच्छेद 53 कार्य व शक्तियाँ। 53 के अंदर राष्ट्रपति के कार्य क्या होंगे, उनको जो शक्तियाँ हैं वह क्या होंगी, इसका जो शक्तियों का जो वर्णन है विस्तार से अपने आगे वाले भाग में करेंगे। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 के तहत इसका निर्वाचन कैसे होता है इसमें इसकी चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 के अंदर इसकी जो निर्वाचन की रीति है, निर्वाचन की जो पद्धति है उसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 56 अवधि पद की, राष्ट्रपति के जो पद की अवधि है वो कितनी होगी, अर्थात कितने समय के लिए राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाएगा, चुना जाएगा। तो इसको चुना जाता है 5 वर्ष के लिए, और समय से पहले भी ये अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन। पुनः निर्वाचन से संबंधित जो भारतीय संविधान है इसके बारे में मौन है। विदेशों में यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का अगर संविधान ये कहता है कि एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारतीय संविधान है ये नहीं कहता कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, वह कितनी भी बार बन सकता है। लेकिन अब तक जो सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा है हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अनुच्छेद 58 योग्यता का। राष्ट्रपति में योग्यता क्या होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, और जो विधानमंडल या अपने संसद है उसका सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। 60 में राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन किया गया। 60 से शपथ 60, तो इसका यानी कि शपथ का जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। अनुच्छेद 61 जब राष्ट्रपति कोई ऐसा कार्य करता है वह संविधान के विरोध में कार्य कर रहा हो या संविधान का उल्लंघन कर रहा हो, तो राज्यसभा या लोकसभा राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग ला सकती है। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रपति को वैधानिक व औपचारिक प्रधान माना जाता है। वैधानिक और औपचारिक, अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो वास्तविक जो वैधानिक प्रधान होता है वह होता है राष्ट्रपति, और औपचारिक प्रधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो सारी जो शक्तियाँ होती है राष्ट्रपति की, उनका जो वास्तव में जो प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। भारत में ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। यहाँ एक वैधानिक और एक वास्तविक प्रधान होता है। भारतीय राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की गई है। जैसा ब्रिटेन का सम्राट की
को जो शक्तियाँ दी गई है वैसी ही शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास है। वैसे तो वैधानिक प्रधान माना जाता है राष्ट्रपति को, देश का प्रथम नागरिक भी माना जाता है। सारी जो शक्तियाँ होती है वह राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन उसकी शक्तियों का जो वास्तविक तौर पर जो प्रयोग कर रहा है, उनको जो काम में ले रहा है, वह लेता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति की योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक हो। जी हाँ, पहली बात तो क्या होनी चाहिए उसमें? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात उसमें होनी चाहिए, उसकी आयु होनी चाहिए 35 वर्ष पूर्ण अर्थात एक दिन भी कम नहीं होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। संसद या विधान मंडल का सदस्य ना हो। पहले सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर सदस्य है तो उसको उससे त्यागपत्र देना होगा। अब देखो, उसको ये योग्यता है लगभग इंडियन हर यानी 50% व्यक्ति है जो इंडिया के अंदर पूरी करते हैं। तो उसको टफ बनाने का, जो कठिन बनाने का जो कार्य किया गया है, ये ऐसे कर दिया गया कि जब उसका जो नामांकन दायर करेंगे चुनाव आयोग के पास राष्ट्रपति महोदय, तो उसे 50 प्रस्तावक की आवश्यकता होगी और 50 अनुमोदन करता होंगे, जो होंगे सांसद या विधायक। तो यहाँ आकर इसको बहुत ही कठिन कर दिया। इसलिए कठिन हो गया क्योंकि जो राजनीति दल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वही राष्ट्रपति बन सकते हैं। जमानत राशि। जमानत राशि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 15,000 रुपये RBI में जमा करवाने होंगे। कहाँ जमा करवाने होंगे? RBI के अंदर। और कितने करवाने होंगे? 15,000 रुपये या सरकारी खजाने में जमा करवाने होंगे। अगर राष्ट्रपति जो चुनाव लड़ रहा है और जो उसको मत है 1/6 प्राप्त नहीं हो पाते हैं, तो उसकी जो जमानत राशि है वह जब्त कर ली जाती है। ये सभी चुनावों में होता है, चाहे आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हो, चाहे विधानसभा का, चाहे स्थानीय स्तर के जो ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, पंचायत समिति है, उनमें अगर आप 1/6 जो मत है वह प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो आपकी जो जमानत राशि है वह जब्त कर ली जाती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है ये देखिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य हैं, मनोनीत सदस्य नहीं। जो लोकसभा है उसमें निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? लोकसभा के अंदर आते हैं 543। वर्तमान की बात कर रहा हूँ। वैसे कितने आते हैं? 550। वैसे कितने निर्धारित किए गए? 550। लेकिन अब जो वर्तमान में कितने हैं? 543। और जो राज्यसभा में 233। तो कितने हो गए? 776। तो 776 तो लेंगे सांसद भाग, और 4120 के आसपास हो जाते हैं अपने विधायक। 4120 के पास ये हो जाते हैं विधायक। ये इसमें भाग लेते हैं क्योंकि ये निर्वाचित होते हैं। लोकसभा के अंदर 2 सदस्य जो मनोनीत होते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते, और राज्यसभा के अंदर जो 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति महोदय द्वारा, वो भी इसमें भाग नहीं लेते। इसमें केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। इसके अलावा जो संघीय क्षेत्र है जहां विधानसभा की व्यवस्था की गई है वो है दिल्ली और पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ये हो गया। राज्य विधानसभाओं में 17वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार विधानसभाओं के भी सदस्य भाग लेंगे, केवल निर्वाचित सदस्य। ये कब किया गया था? पहले विधानसभा के जो सदस्य है वो भाग नहीं लेते थे, और ये किया गया 1992 के अंदर 17वां जब संविधान संशोधन लाया गया, उस संशोधन के अंतर्गत ये व्यवस्था की अपने संविधान संशोधन करने के बाद कि इसमें जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वह भी भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है ये देखिए। चुनाव एकल सक्रिय मत पद्धति से होंगे। इसमें आगे ये और लगा देना आप है अप्रत्यक्ष, क्योंकि इसमें जनता डायरेक्ट रूप से भाग नहीं लेती है। इसमें जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि है, चाहे विधायक हैं और चाहे वह सांसद है, वह इसमें भाग लेते हैं।
एकल संक्रमणीय अर्थात एक विधायक उस संपूर्ण क्षेत्र का वोट देता है, एक ही व्यक्ति। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक है। सूत्र दिए गए वैध मतों की संख्या +1 और निर्वाचित बटा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या +1, अर्थात 50 + 1 जो कुल वैध मत है उससे 1 या 2 3 कितने भी ज़्यादा हो सकते हैं, वो मत प्राप्त करने ही होंगे। बाकी चुनावों में क्या होता है कि सभी में जो सर्वाधिक मत ले आता है वो उसी को विजेता घोषित कर दिया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग होता है। विधायक का मत मूल्य उस राज्य की कुल जनसंख्या इंटू 1/1000 उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। इनका निर्वाचित प्रतिनिधियों का जो विधायक का मत मूल्य निकाला जाता है वो इस तरह से निकाला जाता है। एक बार थोड़ा अच्छी तरह समझ लो इसको। ये इसकी बात हो रही है कि विधायक का मत मूल्य कैसे निकाला जाएगा। उस राज्य की कुल जनसंख्या, मान लो राजस्थान की जनसंख्या है अपने इतनी, ठीक है, और यहाँ से विधायकों की संख्या कितनी है? 200। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो अब क्या किया जाता है, ये कट गए, और इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए क्या किया जाता है, 600 के अंदर 1/1 भागा का भागफल दिया जाता है, ताकि ये जो संख्या थोड़ी छोटी हो जाए और उसको जो आंकड़े हैं वो एकत्रित करना आसान हो जाए, इसलिए इस सूत्र का उपयोग किया गया है। तो उस राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सांसदों का मूल्य क्या होगा? कुल विधायकों का मत मूल्य और निर्वाचित सांसद। तो अब ये देखो, अपने सांसद का जो मत मूल्य है निकालना है वो इसके अंदर, और यहाँ सीटों की संख्या भी दी गई है। सांसदों का मत मूल्य कैसे निकालेंगे? कुल विधायकों का मत मूल्य। कुल विधायकों का मत मूल्य कितना आया था? 4120 यहाँ लिख देंगे। और जो टोटल विधायक है, जो टोटल सांसद है वो कितने हैं, कितने आए थे? 776, अर्थात 233 थे राज्यसभा से और 543 थे लोकसभा से। तो टोटल कितने हो गए? 776। इसमें जो इसको भाग दे दिया जाता है, इसको इंटू 1/1000 या इंटू 1/100 ये नहीं किया जाता, टोटल यही किया जाता है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की पद्धति क्या है? ये देखो, पद से हटाने की पद्धति महाभियोग। महाभियोग देखो, राष्ट्रपति का कार्यकाल वैसे तो है 5 वर्ष होता है, लेकिन अनुच्छेद 61 के द्वारा समय से पहले भी उसे हटाया जा सकता है। 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर वह राज्यसभा में लाया गया है तो उसे बाद में कहाँ भेजा जाएगा? लोकसभा के अंदर, लोकसभा में भेजा जाएगा। अगर लोकसभा में लाया गया है तो उसके बाद उसे भेजा जाएगा राज्यसभा के अंदर। महाभियोग का और पुण्य उसे 14 दिन बाद उस पर विचार किया जाएगा। महाभियोग लाया जाएगा और उसके बाद जिस सदन के अंदर महाभियोग लाया गया है, मान लो लोकसभा के अंदर महाभियोग लाया गया है, तो उसके बाद 14 दिन बाद उस पर फिर विचार किया जाएगा कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जाए या ना लाया जाए। उसके बाद फिर जैसे राज्यसभा में लाया गया है तो वह भेजा जाएगा लोकसभा में। अगर लोकसभा में लाया गया है तो फिर भेजा जाएगा राज्यसभा में। अगर प्रस्ताव 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत हो जाए फिर द्वितीय सदन को भेजा जाता है और द्वितीय सदन जांच करने के लिए समिति गठित करेगा। आरोप सिद्ध होने पर द्वितीय सदन भी अगर 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो प्रस्ताव स्वीकृत होने की तिथि से राष्ट्रपति पदच्युत समझा जाएगा। तो जो राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं वह अपने आगे वाले भाग में बढ़ाएंगे। नमस्कार।